जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं। फिलहाल तारुफ करवा दूं, ऑथर हैं, कई किताबें लिखी हैं, विचारक हैं और सबसे बड़ी बात, फिलहाल झारखंड में जिस चीज को लेकर के राजनीति सबसे तेज चल रही है, उस राजनीति के एक पॉइंट पर भाई साहब बैठे हुए हैं। नाम इनका है ग्लैडसन डुंगडुंग। आप लोग सब इनसे परिचित होंगे। ग्लैडसन साहब, बहुत स्वागत है आपका दोबारा। जोहार। ग्लैडसन साहब, पैसा बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये पैसा। टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, मेरे कई मित्र हैं जो पत्रकार हैं, लेकिन पैसा को लेकर के, पैसा, जेपीआर, ये तमाम चीजें, पी पैसा, बड़ा कंफ्यूजन। आप तो चूंकि विचारक हैं और इसको लेकर के लगातार आप लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। ये है किस चिड़िया का ना, मतलब क्या है ये पैसा बेसिकली? देखिए, पेशा कानून 1996, इसकी मूल भावना है हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को शासन की शक्ति और अधिकार प्रदान करना। अच्छा। और इसीलिए पेशा कानून 1996 की धारा 3 उसमें लिखता है कि एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन के साथ धारा 4 के जो प्रोविजंस है वो लागू होंगे। अच्छा। और एक्सेप्शन और मॉडिफिकेशन क्या है? हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 13(3) का आप देखेंगे तो वहां भी कस्टम को जो है वो रूल ऑफ लॉ का ये दिया गया है अधिकार। तो इसीलिए इस पर जो है कि बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। हमारे ऊपर जो गांधी जी का पंचायत व्यवस्था है, क्योंकि गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, ठीक है, और उसको पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा साकार करने ठीक है, की कोशिश की गई। और सबसे पहले नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पहला पंचायत का उद्घाटन किया था। और उसी के बाद संविधान में 73rd अमेंडमेंट 1992 में आया। ठीक है। और जब 92 में आया तब आप देखिएगा कि उसमें क्या किया गया। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि आर्टिकल 243(m)(1) की यह व्यवस्था जो है अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। इसके लिए इसका प्रोविजंस को एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा। तो लाइन बहुत स्पष्ट है ना। कहां पेच आ रहा है? पेच यहाँ पर यह है कि चूंकि हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का अधिकार देना मतलब क्या है? मतलब स्पष्ट है, इसको आपको ब्रिटिश जमाने से समझना पड़ेगा। मतलब देखिए, जब स्टेट नाम की कोई चीज नहीं थी तब क्या था? आदिवासियों का पूर्ण अधिकार था स्वशासन, अपनी जमीन, इलाका और जितने भी पारंपरिक संसाधन पर। जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत इंडियन स्टेट के रूप में यहाँ पर आती है, सबसे पहले इनका शासन जो 1764 में ये लोग बक्सर की लड़ाई जीतते हैं, उसके बाद 65 में दीवानी अधिकार मिलता है और 69 में आदिवासी इलाकों में घुसते हैं। तो इसीलिए हमारे पूर्वज क्या कहते हैं वहां पर? कहते हैं कि ये इलाके हमारे हैं, यहाँ पे तुम्हारा शासन नहीं चलेगा, हम तुमको नहीं मानते हैं, हम जो है कि तुमको टैक्स नहीं देंगे। तो यही मूल लड़ाई। उसके बाद ब्रिटिश एक की बात एक जमीन के लिए अस्थायी बंदोबस्ती कानून है ना 1793 बनाता है। फिर जो है कि 1855 में लॉर्ड डलहौजी पहली बार एक जो है कि नोटिस जारी करके कहते हैं कि जंगल में जितना टिम्बर है वो सरकार की है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद 1865 में विधिवत फॉरेस्ट एक्ट बनता है। तो वो कानून बना के जो सारे चीजों को कब्जा करते हैं। फिर आजादी के बाद भी वही होता है। तो मूल लड़ाई वही है। अच्छा। कि संसाधन हमारा है कि सरकार का है। और पेशा कानून बहुत हद तक हम आदिवासियों को अपनी जमीन, इलाका और पारंपरिक संसाधनों पर अधिकार देता है। तो इसीलिए वो नहीं चाहते अधिकार देना, तो वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम को ही उसमें सिर्फ आरक्षण डाल के एकल पद में आरक्षण हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। तो इसी का मूल लड़ाई है। हम लोग कह रहे हैं कि आपने असंवैधानिक तरीके से जेपीआरए डाला, क्योंकि जेपीआरए आपको बनाने का अधिकार नहीं था, अनुसूचित क्षेत्र के लिए नहीं था, क्योंकि लेकिन इन्होंने बनाया। क्या किया? संविधान का अनुच्छेद 243(m), 244(1) और 254 का उल्लंघन किया है। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ऐसे नहीं चल सकता है। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। यहाँ आप
24 वर्षों से संवैधानिक कानून पेशा लागू नहीं कर रहे हैं और असंवैधानिक रूप से बनाया गया झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नगर पालिका अधिनियम 2011 आपने हमारे ऊपर थोप दिया है। तो ऐसे कैसे चल सकता है? तो मूल तो वही है, ये मूल लड़ाई। अच्छा, ये तो इतना आसान तरीका से आपने समझाया, मुझे भी समझ में आ गया। तो क्या दिक्कत आ रही है कि सरकार के समझ में नहीं पड़ रही है, या मतलब सभी को? मैंने देखा बहुत सारे लोग जो आप बोल रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों को एतराज भी है, सब लोग तो आपसे सहमत नहीं। सिंपल बात है, अगर ये कानून आएगा और पता चला कि हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ये आदिवासियों की जमीन है, क्या आप बहुत आसानी से हमें दे देंगे? नहीं देंगे ना। लड़ाई यही। अच्छा। क्योंकि पेशा कानून जैसे लागू हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा जमीन है सब लोग अपना वो वापस देना पड़ेगा। और जो शहर जिस तरह से विस्तार किया जा रहा है, आदिवासियों की जमीन पर बाहरी जनसंख्या आके भर जा रही है, उस पर रुकावट लग जाएगी। तो इमेजिन कीजिए यदि झारखंड बनने के बाद तुरंत जो है कि पेशा कानून लागू हो गया होता तो क्या होता। आज जिस तरह से हम आदिवासियों की जमीन इस इलाका में और यहाँ के जो संसाधन विगत 24 वर्षों से हम लोगों ने खोया है, वो नहीं खोते। तो यही मूल लड़ाई है। अभी भी ये नहीं चाहते हैं। आपको लगता है जो रियल एस्टेट बिजनेस आदिवासी जमीन पर फल फूल रहा है वो आसानी से अपना रोकना चाहेगा? खत्म होगा। बालू माफिया, हमारा जो नदी है उसमें से बालू लेना बंद करना चाहेगा। जो खनन माफिया है, हमारे पहाड़ों पर इलीगल कर्सल डाल के बेच खा रहा है, जो जंगल माफिया पूरा जंगल उजाड़ रहा है, और शराब माफिया अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति का शराब नहीं बेच सकते, वो करोड़ों अरबों बना रहा है, क्या वो आसानी से सब कुछ छोड़ देगा? और यही लोग है जो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, जेएमएम, सभी लोगों को चुनाव के समय फंड करते हैं। और इसमें और एक बड़ा खेल है नौकरशाह। अच्छा। नौकरशाह नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि टीएसपी, ट्राइबल सब प्लान, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का करोड़ों रुपया ये लोग बंदरबाट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सीएजी का रिपोर्ट आया आपको अक्टूबर में 2024। ठीक है। क्या बोला? बोकारो का डीसी 1,08,000 रुपया 4 ओपन जिम में खर्च किया। जाके खोजिए ना, क्या वो सही में 1,08,000 रुपया का जिम है? उसी तरह चतरा का डीसी, लोहरदगा का डीसी कहीं पे टॉयलेट बना रहे हैं, कहीं पे जो है कि फर्नीचर खरीद रहे हैं। रांची का डीसी मैकलुस्कीगंज में अपना डगमोला बनाया जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के पैसे से। तो जो बंदरबाट, और इसमें मतलब आश्चर्यजनक बात यह है कि सीएजी ने सरकार को कहा कि इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आपको लगता है कि नौकरशाह जो है कि इसको छोड़ेंगे, पेशा लागू होने देंगे? इसीलिए पिछला 3 साल का देखिए, 3 साल में पेशा नियमावली का 3 ड्राफ्ट आया। तीनों ड्राफ्ट को आप मिलाएंगे तो इतनी चालाकी से ऐसे चीजें की गई है, जिसको मैंने 15 तारीख को एक्सपोज कर दिया सरकार की मीटिंग में, कि ऐसे लगता है कि उनको जो बाहर के नौकर हैं उनको लगता है कि आदिवासी बेवकूफ है, कुछ नहीं समझेंगे। तो उन्होंने ऐसे करके डाला है, और कुल मिलाकर झारखंड पंचायत राज अधिनियम के ही प्रावधान को हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। कवर में सिर्फ पेशा नियमावली, पेशा कानून खत्म फिरा के वो जेपीआरए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज देखी अभी कांग्रेस सरकार की तरफ से कार्यशाला थी, मंत्री भी थी, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी थे। जब आप बोलना शुरू हुए उसमें मैंने पूरा भाषण आपका सुना, और भाषण शुरू हुआ और भाषण आपका खत्म हुआ, और जो पॉइंट्स आपने गिनाए वो पॉइंट्स ऐसे थे कि प्रदेश प्रभारी को भी इन पॉइंट्स पर मानना पड़ा कि नहीं ये बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स। इसके बाद संभवतः आपकी शायद बात मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। क्या बात मुलाकात हुई थी? उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी माननीय के राजू साहब मिलना चाहते थे, लेकिन उस दिन फिर वो वापस चले गए। जब दोबारा आए तब उन्होंने बुलाया और हम लोग मिले, हमारी बजाबती हमारी टीम, और हम चाहते थे हमारे पारंपरिक अगुआ भी, पढ़ा राजा वगैरह मिले, लेकिन चूंकि टाइम इतना शॉर्ट था वो नहीं आ सकते थे तो नहीं आए। उसमें लगभग 1.25 घंटा की मीटिंग हुई। उसमें मैंने फिर से सारी चीज़ों को उनको समझाया कि कैसे जेपीआरए और नगर पालिका अधिनियम असंवैधानिक है, और किस तरह से चालाकी से पंचायत विभाग जेपीआरए को ही थोपना चाह रहा है। तो हर चीज़ को सुनने के बाद उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए हम नया कानून लाएंगे। ऐसे भी मतलब ये जेपीआरए का सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 को संशोधन करना ही पड़ेगा, मतलब उसके लिए हम लोग को मानसून सत्र का ऐसे भी इंतजार करना ही पड़ेगा। तो मानसून सत्र में वो नया कानून लेके आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेशा कानून 100% उसका नियमावली में पेशा कानून होगा, और दूसरा आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जिसको वो चाहते हैं, शासन का अधिकार और शक्ति मिले, वो उसमें एकदम बिल्कुल हम
देंगे। अच्छा, उसमें हाँ, इतना उन्होंने कहा है, तो इसलिए हम लोग भी लगे हुए हैं, क्योंकि हमें तो वही करना है। क्योंकि अभी जिस तरह से ड्राफ्ट बना है उसको लागू करके भी कोई फायदा नहीं। आप सोचिए कि पूरे देश में 8 राज्य हैं जो अनुसूचित ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल के तहत आते हैं, 5वां अनुसूचित राज्य कहे जाते हैं। अब इन 8 राज्यों में 10 राज्यों में 8 राज्यों में लागू किया गया है। उड़ीसा और झारखंड बाकी है। उड़ीसा में तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सुनाई नहीं पड़ता, यहाँ तो इतना कुछ चीजें हो रही है। अब ये 8 राज्यों में आप देखिए, ये लोग कहते हैं कि पेशा कानून लागू है, लेकिन वहां क्या लागू है? वही वहां के राज्यों के पंचायत कानून में कुछ प्रोविजंस को डाल के लागू कर दिया गया। मूल प्रोविजंस, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का में ग्राम सभा का अधिकार का सवाल है, या शराब खरीद बिक्री से पहले अनुमति का सवाल है, या फिर भूमि वापसी, आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री में ग्राम सभा से अनुमति का सवाल, उसके साथ साथ एनजीओ को मॉनिटरिंग करने का सवाल है, ये लघु खनिज पर अधिकार, जंगल पर अधिकार, वनोपज पर। तो ऐसे जो मूल ऐसे अधिकार हैं वहां दिए नहीं गए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ देखिए, पड़ोसी राज्य, हसदेव जंगल कैसे उखड़ गया। सही बात है। तो इसीलिए वहां के लोग मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के साथी कह रहे हैं कि आप लोग एकदम सही दिशा में हैं, इसको एकदम लेना नहीं है, इसको लेके भी आप क्या करेंगे? हम लोग लिए हैं, कुछ नहीं बच रहा, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों ने इस स्लोगन को खड़ा किया। आप सरना है, ईसाई है? मैं धार्मिक आइडेंटिटी में मैं चलता ही नहीं हूँ। पूछ रहा हूँ ऐसे एक, मैं अगर आप जानना चाहेंगे, आप फैमिली के रूप में आप अगर कहेंगे तो हमारा बैकग्राउंड निश्चित रूप से एज ए रिलीजन, एज ए आप रेस बोलेंगे तो हम लोग निश्चित रूप खड़िया है, आदिवासी है, और रिलीजन बोलेंगे तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड मान लिया कि जनगणना में आपके लिए कॉलम, पर आज के दिन में मैं तो कोई चर्च का मेंबर नहीं। मान लिया कि आपने कॉलम आपके लिए जनगणना में आ जाता है, तो उसमें आप सरना टिक करेंगे, क्रिश्चियन टिक करेंगे? सबसे पहले हम कह रहे हैं कि देखिए 2011 का जनगणना अगर आप देखेंगे तो वहां पर 40 लाख लोग हैं, 40 लाख से ज्यादा। उन्होंने वहां पे अन्य कॉलम को चुना है, मतलब सरना। तो पहले उस 40 लाख लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ये तो बाबूलाल जी जो है झारखंड के पूर्व और प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल जी, कभी कभी उनको कुछ कुछ दौरा आ जाता है, मतलब कुतुब मीनार से कूद के शायद उनका मेमोरी लॉस हो गया है। तो क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें आंकड़ा कब का लिया? 2011 का, वही आंकड़ा, और वो भी फर्जी आंकड़ा। मतलब यहाँ जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं उनका आंकड़ा को वो बोल रहे हैं कि आदिवासी जो ईसाई धर्म मानते हैं उनका आंकड़ा बता रहे हैं, उसमें लगभग 88,000 जो है कि एक्स्ट्रा आंकड़ा जोड़ दिया गया। अच्छा, क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च किया है। अच्छा, है ना? तो ऐसा फर्जी आंकड़ा लेके वो बता रहे हैं कि ये 2011 का आंकड़ा है, तो सब ईसाई बन जा रहे हैं, तो किनको मतलब सरना को चाहे, कौन लिखेगा सरना? तो ये जो 40 लाख लोग लिखे उसके बारे में उनको क्या कहना? दूसरी बात, 35 लाख जो हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, उसके बारे में वो कुछ नहीं बात करते हैं। और इसमें देखिए वो खुद जब बीजेपी में नहीं थे तब उन्होंने 2018 में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री उस तत्काल जो थे रघुवर दास, उनको उन्होंने पत्र लिखा था और उन्होंने मांग किया था कि लिंगायत लोगों की जनसंख्या इतनी कम है, उनको दे दी गई तो इनको क्यों ना दिए जाए, उनको भी देना चाहिए। तो ये खुद की पत्र है, खुद का मांग जो है उसको कैसे भूल जाते हैं माननीय बाबूलाल मरांडी जी? इतना शॉर्ट मेमोरी में बीजेपी कैसे चलेगी फिर? नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि आज पेशा को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रूढ़िवादिता की बात की, और कुछ दिन पहले जिस कॉन्फ्रेंस की मैंने बात की, इसको लेकर के एक लेटर और सब कुछ देखा आपने कि भाई उसमें 23 लोग थे गेस्ट में के, उसमें 18 जो है वो ईसाई समुदाय से हैं, बाकी जो है वो जनरल कास्ट से हैं। तो जो परंपरागत रूढ़िवादिता की बात हो रही है, आज रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो रूढ़िवादी समाज है पेशा में उसको इग्नोर किया जा रहा है, और 5th शेड्यूल की जगह 6th शेड्यूल को जो है प्रेफरेंस दी जा रही है। हेमंत सोरेन जो है वो क्रिश्चियन डोमिनेंस के कारण पेशा पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा। आप किस हद तक सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए होता क्या है, अगर आप बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को देखिए, यहां से लेके ऊपर तक, दिल्ली तक, असल में इनका जो इनकी परंपरा आप कहिए, इनकी परंपरा यही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, सत्ता का मजा लेंगे, है ना,
और आरोप किसी और पर लगाएंगे और जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इनका भी हुई। आप इनका कार्यकाल देखिए, 2014 से 19 5 साल शासन किए, तब वही जो रूढ़ी प्रथा परंपरा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेशा कानून क्यों लागू नहीं कर दिया था तब नियमावली बना के? नंबर 1। नंबर 2, यदि उनको रूढ़ी परंपरा प्रथा और स्वशासन की इतनी ही जो है कि जानकारी है या इतना उसको वैल्यू देते हैं या वो चाहते हैं वो लागू होना चाहिए, तो वो बताए कि जो आदिवासी लोग पथलगाड़ी कर रहे थे, ये कह रहे थे कि ये इलाके हमारे हैं, यहाँ पे आप लोग हाथू मुंडा से पूछिए। हाथू मुंडा तो परंपरा वाला है ना भाई, हाथू मुंडा तो हमारा पारंपरिक अगुआ है। तो जब ये आंदोलन चल रहा था परंपरा रूढ़ी प्रथा को मजबूत करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का हर पत्थर पर लिखा हुआ, ठीक है, तब उन लोगों पर 11,109 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा इन्होंने क्यों किया? इन्होंने 115 लोगों को जेल क्यों भेजा था देशद्रोह का आरोप लगाकर? नंबर 1। नंबर 2, जब इनको रूढ़ी प्रथा परंपरा को इतना ही मान सम्मान देना था, पारंपरिक ग्राम सभाओं को अधिकार देना था, तो इन्होंने 2016 में लैंड बैंक बनाकर ग्राम सभाओं की 21 लाख एकड़ जमीन को छीनकर लैंड बैंक में क्यों डाला? तीसरी बात, जब हर समय में वो सरना बोलते रहते, सरना धर्मावलंबी को अधिकार मिलेगा पेशा कानून के तहत, वही रूढ़ी प्रथा वाले हैं, यही बोल रहे थे, मैंने सुना। तो उनको यह भी बताना चाहिए, जब इन्होंने लैंड बैंक बनाया तो हजारों सरना स्थल, देसौली, जाहिर थान को लैंड बैंक में क्यों डाला? मैंने रिसर्च करके निकाला, सिर्फ खूंटी जिला में 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को इन्होंने लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों को देने के लिए कोशिश किया। तो ये तो है उनका रिकॉर्ड। उसके अलावा जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना कानून 2013, उसका धारा 41 कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में आपको भूमि अधिग्रहण नहीं करना है जब अति आवश्यक हो तब। लेकिन जब इन्होंने 15 में नियमावली बनाया भूमि अधिग्रहण का, तो उसमें क्या डाल दिया? ग्राम सभाओं को, सिर्फ पहला ग्राम सभा होगा उसमें 33% कोरम। अगर वहां पे ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं हुआ तो बाद में कोरम की कोई जरूरत नहीं। जबकि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना कानून में सामान्य क्षेत्र के लिए 70% का कंसेंट चाहिए, आदिवासी इलाके 5th शेड्यूल में तो लेना ही नहीं। फिर 17 में भी उन्होंने संशोधन किया। उसके अलावा देखिए जो CNT और SPT कानून, आज जो बहुत बोल रहे थे कि आदिवासियों के जो है कि पुरखे लोग, उसमें वो ये सिद्धू कानून, चांद भैरव से लेके धरती व बिरसा मुंडा, सबकी बात उन्होंने की। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने की वजह से जो CNT और SPT कानून बना, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज, ये मामूली कागज नहीं है, क्योंकि उसके लिए हजारों आदिवासी शहीद हुए हैं। इस कानून को उन्होंने पूंजीपतियों के लिए विधानसभा में 3 मिनट में संशोधन किया, बहस भी नहीं कराया। तो ये है माननीय रघुवर दास जी, इस तरह से हम आदिवासियों को इतना मान सम्मान जो है कि देते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना? तो ये सब सवाल उनको पूछना चाहिए, वो जवाब उनको देना चाहिए। वो झारखंड सरकार के सवाल पूछ रहे हैं, खुद जवाब देना इन सारे सवालों का। कैसे हम माने कि आप जो है कि रूढ़ी प्रथा परंपरा को इतना सम्मान देते हैं? कैसे हम माने हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और हमारे पुरखे जो लड़े अपना, वो शहीद हुए, उनको आप मानते हैं? कहीं से तो आपका नहीं दिखता है। अच्छा, आप एक थिंक टैंक हैं, हम लोग मानते हैं इस बात को। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है सरना धर्म कोड, मतलब सरना धर्म कोड ये नाम, ये एक्सेप्टेबल है, ये धर्म कोड लागू होना पॉसिबल है? देखिए, इसको लेकर मैं 2009 में मैंने पहली बार आवाज उठाया। 2009 में उन दिनों दिग्विजय सिंह कदावर नेता हुआ करते थे, उनको मैं 2 चीज के लिए कहा था। एक तो यह कि संविधान में जिस तरह से उसका पहला मसौदा था, उसमें अनुच्छेद 13(5) में आदिवासी और एबोरिजिनल शब्द था, तो इसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जनजाति एक गलत कोनोटेशन है। क्योंकि शेड्यूल ट्राइब का हिंदी ट्रांसलेशन अनुसूचित जन हो सकता है, जाति तो नहीं हो सकता। हम जाति व्यवस्था के तहत नहीं आते। तो और दूसरा मैंने कहा कि सरना कोड
दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो आदिवासी शब्द को रिस्टोर करने का बात तो ये तो संभव है, लेकिन सरना कोड के मसले पर उन्होंने कहा पूरे देश में 84 तरह के अलग अलग ग्रुप हैं, तो 84 तरह जो है उनके लिए 84 कॉलम तो बन नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए बेस्ट रास्ता होगा सारे लोग मिल के तय करें एक, अगर सरना तो सरना ही तय करें, लेकिन दूसरे लोग सरना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं समर से यहाँ पर एक्सेप्ट। तो जिस दिन ये बन जाएगा एक, तो मुझे लगता है निश्चित मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मतलब ये एक बनने, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि राजभवन का घेराव हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, सरना धर्म कोड, लेकिन सिर्फ झारखंड के लिए तो सरना धर्म कोड दिया नहीं जा सकता। वो तो देने के लिए आपको पूरे देश में वो करना पड़ेगा ना कि भाई एक रूपता से। महारजिस्ट्रार की एक चिट्ठी है जिसमें उनका कहना है कि 50 तरह के 50 धर्म कोड तो सिर्फ झारखंड से मांगे। जनजाति 33 है, 32 पहले थे, भूखा जुड़ के चली 33, बिल्कुल। तो 33 जनजाति यहाँ है और उसमें भी 50 धर्म कोड की मांगे झारखंड से। तो मुझे नहीं लगता कि क्या है, मतलब नहीं वो फिजिबल नहीं है। और कंसेंसस बिल भी हो रहा है। आप अगर सरना आंदोलन को अगर क्लोज से देख रहे होंगे तो पूरे देश के लोग धीरे धीरे एक हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के साथ समस्या होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ के जो आदिवासी गए हैं, उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाल वगैरह, तो वहाँ वो लोग एक्सेप्टेंस वहाँ पर नहीं है। तो जो वहाँ नॉर्थ ईस्ट के हैं वो यहाँ का डिमांड के अनुसार स्वीकार करेंगे, इसमें बहुत मुश्किल है। हाँ, तो कंसेंसस लाने में काफी समय लगेगा ऐसा हमको लगता है। हो सकता है कि 2 कोड हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए एक बनाइए और मेनलाइन इंडिया के लिए एक बनाइए, ऐसा हो सकता है। एक और सवाल आपसे है, चूंकि फिर वहीं पर आ रहा हूं मैं, हर मुद्दे पर आपसे कहते हैं कि कुछ चीजें जब कंफ्यूजन होती है तो जानकारों से पूछनी चाहिए। जातिगत जनगणना को लेकर के जेएमएम भी सत्ता में खूब हल्ला हुआ कि जातिगत जनगणना चाहिए, कांग्रेस भी कर रही थी कि जातिगत जनगणना चाहिए। अब केंद्र की तरफ से जब कह दिया कि ठीक है जातिगत जनगणना, तो अब नहीं, अब सरना कोड भी ना कैसे होगा। जातिगत जनगणना अगर होती झारखंड जैसे राज्य में, इसका क्या इम्पैक्ट आपको नजर आता है? देखिए, जातिगत जनगणना का आधार अगर पैतृक गांव होगा तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और मेरा भी मानना है कि चूंकि झारखंड में कौन ऐसे राज्य है जहां से लोग आके यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, है ना, इसलिए जब जातिगत जनगणना हो उससे पहले ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिनका जहां पुरखा गांव है वहां से उनका गणना किया जाए, तब यहाँ पे कोई समस्या नहीं हो। और निश्चित रूप से एक कॉलम तो होना चाहिए, आप चाहे उसमें सरना लिखिए या कुछ भी लिखिए, लेकिन आदिवासियों के लिए एक अलग कॉलम आज के समय में बहुत जरूरी है, तो जरूर इंसर्ट करना चाहिए। जहां तक कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी के सवाल है, तो ये तो राजनीति कर रहे हैं। अभी देखिए, जातिगत जनगणना से पहले सरना कोड को लेकर जिस तरह से बीजेपी बैकफुट पे चली गई, तब वो कह रहे हैं कि इधर सरना ईसाई वाला धर्मांतरण वाला मुद्दा लेकर आए और आज पेशा पर भी आया। लेकिन उसमें भी मैं ये आपको कहना चाहूंगा, आज जिस तरह से सवाल उठाया गया कि जेएमएम जो है कि लागू करना नहीं चाहती, सब कुछ तो तैयार है, वो इसलिए लागू करना नहीं चाहती है कि ईसाई मिशनरी जो है कि दबाव दे रहे हैं, है ना। तो इसमें 2 चीज देखना चाहिए, ये जो ईसाई मिशनरी दबाव दे रहे हैं ये वाला मसला क्या है, दूसरा आखिर 24 वर्षों में पेशा कानून लागू नहीं हुआ विधिवत रूप से, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये दोनों बात होनी चाहिए। तो जहां तक इन्होंने आरोप लगाया, खासकर बुद्धिजीवी मंच, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का नाम लिया, अगर कायदे से आप देखेंगे तो ये बुद्धिजीवी मंच जो है वो क्लास 1 ऑफिसरों का एक संगठन है। ठीक है, इसका रूढ़ी परंपरा या हमारे पारंपरिक अगुआ पारंपरिक संगठनों से कोई लेना देना नहीं है, ताल्लुक नहीं है, ये बहुत निश्चित है। लेकिन इसका ताल्लुक बीजेपी और आरएसएस से बहुत क्लोज है। अच्छा, हाँ, क्योंकि विगत दिनों जब आरएसएस ने यहाँ पर आरोग्य भवन में पेशा पर कंसल्टेशन बुलाया था, तो आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के प्रमुख विक्टर माल तो वहां पे उनको जो एक रिसोर्स पर्सन के रूप में बुलाया गया था। और दूसरी बात, आप निरंतर आप देखेंगे उनको, माननीय बाबूलाल मरांडी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, उनके साथ वो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होते रहता है। बहुत टाइम में पत्रकार साथी लोग हमेशा उनको देखते हैं, तो ये सब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब जो आरोप लगा रहे हैं माननीय रघुवर दास जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ईसाई मिशनरी का तो दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, भाजपा ही नहीं चाहती है, भाजपा ही आदिवासी बुद्धिजीवी मंच को यूज करके जो है कि पेशा कानून को रोक लगवा रही है। और इसका लिंक भी है, क्यों रोक लगवा रही है, क्योंकि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में
जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और नगर पालिका अधिनियम 2011, ये दोनों कानून जो है कि बीजेपी ने लाया, तो अगर पैसा लागू हो जाएगा तो अल्टीमेटली बैकफुट में ये जाएंगे, इसीलिए ये खेल चल रहा है ऐसे लगता है। और ये भी आप देखिए होना क्या था यहाँ पर, जैसे ही झारखंड बना वैसे ही पैसा कानून की नियमावली बनाकर यहाँ पर लागू करना था। इन्होंने क्या किया, औद्योगिक नीति 2001 लाया, और उसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा बरही से बहरागोड़ा तक, जो रोड बरही से रांची होते हुए बहरागोड़ा जा रही है, रोड के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर का रेडिएशन में औद्योगिक गलियारा बनाएंगे। जब औद्योगिक नीति ये लाए और पैसा नियमावली लाकर लागू कर देते तो जमीन इनको कहां से मिलता ही नहीं। तो यही लिंक है, इसीलिए इन लोगों ने मतलब एकल पद को आरक्षण डाल दिया ताकि आदिवासी लोग खुश हो जाएंगे, मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा, और सचमुच बहुत सारे आदिवासी लोग खुश भी हो गए। हाँ, लेकिन पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर ये थोपना, ये तो एक तरह से तबूत पर आखिरी कील होगा ना। तो उन्होंने किया, बीजेपी ने किया, और उसके बाद नगर पालिका कानून भी लेके आए और उसका विरोध भी हुआ, तब भी वो नहीं माने, और इसीलिए देखिए सारा अधिकार छिन गया। यदि पैसा लागू होता, मैंने शुरू में ही आपको कहा, तो हमारे बहुत कुछ चीजें बच जाती। इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार बीजेपी ही है। बीजेपी ने असंवैधानिक तरीके से जेपीआरए और नगर पालिका कानून लागू किया, और बाद के दिनों में भी एक से एक चीज, चाहे औद्योगिक नीति 2012 का बात कर लीजिए या फिर 16 में जो उन्होंने फिर से किया, और 16 में क्या किया जानते हैं, उसी को कोडरमा से बहरागोड़ा तक 25 किलोमीटर, 5 को 5 गुना बढ़ा दिया, और यहाँ रांची से जो है पतरातू तक दोनों तरफ 25 किलोमीटर। तो इनकी तो मानसा है पूंजीपतियों को लाकर आदिवासियों की जमीन पर बैठाओ और इनको सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई कराओ। तो हम लोग जो है कि मुर्गा लड़ाई करते रहे, आपने मुर्गा लड़ाई देखा होगा, लेकिन जब तक आदिवासी मुर्गा लड़ाई करे 16 साल के शासन में, फिर जैसे मुर्गा लड़ाई खत्म हुआ, देखा कि उनका जो है पहाड़ है वहां पे क्रशर बैठ गया है, उनकी जमीन पे रियल एस्टेट बिजनेस और बाहर के लोगों का बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो गया, बालू जो है कि बाहर से ट्रक ले लेके बेच रहे हैं, जंगल का विनाश वैसे ही हो रहा है, और इधर शराब माफिया दन शराब पिला पिला के बेच के पैसा कमा रहा है, और इधर नौकरशाह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा, इधर जो है आपका सप्लान का पैसा, सब कुछ हजम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये तो बीजेपी का हो गया। जेएमएम कांग्रेस पर आपका रिएक्शन, मतलब चूंकि शराब की नई नीति आ रही है, अब तो गाँव में भी शराब बिकेगी, तो मतलब इस पर आपको कौन बेहतर लग रहा है? देखिए, आपने तो सबका शासन देख लिया, इसमें कोई बेहतर नहीं। अगर आदिवासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तब कोई भी नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये जो झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों से या झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में विगत 24 वर्षों से जिस तरह से संवैधानिक कानून पेशा को लागू करने के बजाय असंवैधानिक रूप से जेपीआरए 2001 और नगर पालिका कानून थोप दिया गया, उसके बाद भी लैंड से रिलेटेड पॉलिसी वगैरह थोपा गया, तो इसमें देखिए क्या जेएमएम से जुड़े जितने आदिवासी नेता का भी सवाल किया, उस पर कभी नहीं उठा। क्या कांग्रेस के कोई नेता ने सवाल किया? इसलिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि इस हालात के लिए जो असंवैधानिक तरीके से 2 कानून हमारे ऊपर थोपे गए, और इन 24 वर्षों में जितनी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने खोया है, इसके लिए हमारे वो सारे आदिवासी नेता जिम्मेवार है, चाहे वो जेएमएम में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, जो विगत 24 वर्षों के अंदर इस राज्य में मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने या विधायक बने, इन लोगों ने कहीं भी कोई सवाल नहीं उठाया, कोई ठोस काम नहीं किया। तो यही कारण है। चलिए, समय का तकाजा है, बहुत मुद्दों पर हमने बात की और बहुत डिटेल से बातचीत की, लेकिन यहाँ हम आपको छोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि हम आपको फिर से स्टूडियो बुलाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज रह गई हैं, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए, तो वो बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो है मतलब कई मुद्दों पर और बातचीत करेंगे। आज हम लोग 5th शेड्यूल पर लंबी बातचीत हम लोगों ने की, हमने पैसा पर बातचीत की, हमने बातचीत की कि भाई कौन झारखंड का भविष्य है, झारखंड का भविष्य कैसा होना चाहता है। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि ग्लैडसन दादा को हम छोड़ेंगे नहीं, हम उनसे पूछते रहेंगे। जानकारी है तो हम लोगों के साथ शेयर करेंगे लोगों के पास, और इससे क्लैरिटी भी आती है। बहुत शुक्रिया ग्लैडसन डुंडुम साहब कि आपने अपना समय दिया और हर मुद्दे पर हमने बातचीत की है, और आगे भी इस बातचीत को हम लोग जारी रखेंगे। तो सभी को नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ,
आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।